नमस्कार, मैं दिनेश कांजी न्यूज डंका के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता, यूपी के मंत्री और दबंग नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश जी, आपका न्यूज डंका के स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। यूपी में आपके चर्चे बहुत है, आज आपका मुंबई दौरा है। आपकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत स्वर्गीय काशीराम जी से की और आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कैसा रहा ये पूरा सफर? कि माननीय कांशीराम जी के साथ हम लोग शिक्षा पीरियड में ही घटनाएं घटी। ट्रेन से हम लोग आते जाते थे, ट्रेन एक दिन छूट गई तो हमारे साथ जो लड़का पढ़ता था उसके पिताजी रेलवे में इंस्पेक्टर थे जी। तो उन्हीं की गाड़ी थी 4 व्हीलर, तो हम लोग उनकी गाड़ी से घर आते थे जी। तो उस दिन उन्होंने कहा कि एक मीटिंग में जानी है, आप लोग चलिए साथ। मीटिंग ख़त्म हो गई तो चलते। मैं चला गया, हम दोनों लोग। तो रेलवे प्रेक्षागृह वाराणसी यूपी में माननीय कांशीराम जी 24 लोगों को समझा रहे थे जी। सामाजिक न्याय जी। के संबंध में। तो हम लोग भी सुने, फिर वहाँ से चले आए। फिर कुछ दिन के बाद एक घटना ठीक उसी तरह घटी, फिर हम लोग गए तो उस दिन मात्र 4 लोग बढ़े थे, 28 लोग हो गए थे। तो उस दिन हम लोगों की चाहत बढ़ी कि हम लोग भी माननीय कांशीराम जी से जुड़े, मुलाकात खाली हो, अच्छा, भेंट हो जाए जी। तो हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, तो उन्होंने मुलाकात कराई। तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, तो हम लोगों ने कहा पढ़ रहे हैं। कहा आप लोग पढ़ो, अभी इधर जी जी ध्यान ना करो। जी। तो हम लोग पढ़ते रहे। फिर उनकी जब भी हम लोग सुनते थे कि माननीय कांशीराम जी के यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगा है तो हम लोग जाते रहे। फिर वाम सेब बना, फिर DS4 बना, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उसमें हम लोग लगे रहे, काम करते रहे। बीच में शिक्षा पीरियड में ही आर्थिक कमजोरी आई तो रात को ऑटो रिक्शा चलाते थे, अच्छा, और दिन में शिक्षा हासिल करते थे। अच्छा। फिर वहाँ से हम लोग लौटे तो एक भाई बीमार हुआ तो उसका ऑपरेशन कराए, तो उसमें ज़्यादा हम लोग मुश्किल में हो गए। तो फिर कमर्शियल खेती किया, अच्छा। तो कमर्शियल खेती, फिर एक भाई की सर्विस लग गई तो फिर उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक जीप खरीदी, तो सवारी जीप, तो हम खुद ड्राइव करते थे और खलासी रख के उसको चलाए, परिवार को। अच्छा, यानी पूरा सफर आपका संघर्षपूर्ण रहा। हाँ, यानी एक तो रोजी रोटी कमाना, ये एक जिम्मेदारी थी, और उसके साथ में आपका शिक्षण, ये दोनों चीजें साथ में संभालते हुए अपनी राजनीति की। फिर माननीय कांशीराम जी के साथ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए जी। तो उनकी जो सोच थी कि जो इस देश में रहने वाली अहिर गडेरी कुंबी कोयरी भर चमार मुसहर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मलाह जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ब्राह्मण बनिया राजपूत भूमिहार, जो जातियां हैं, इन जातियों में गरीब हैं। उन गरीबों को भी राजनीति में हिस्सेदारी मिले, शिक्षा में भी वो आगे बढ़ें, स्वास्थ्य की उनको सुविधा मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। तो इस संबंध में हम लोगों को भी लगा कि आपकी सोच में हम लोगों को बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो हम लोग धीरे धीरे विद्यालय छोड़ने के बाद हम लोग खुल के राजनीति में आ गए कांशीराम जी के साथ। अच्छा। फिर 95 में पंचायत एक्ट आया तो हमारे यहाँ संजोग से महिला सीट हो गई जिला पंचायत सदस्य की, तो पत्नी को जिला पंचायत लड़ाया, अच्छा, वो जीत गई। उसके बाद 96 में बसपा से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, अच्छा, तो 1676 वोट से मैं चुनाव हार गया। अच्छा। फिर बीच बीच में मायावती जी से हमारा संघर्ष होता रहा, मुद्दों को लेकर के जो सोच माननीय कांशीराम। तो एक दौर ऐसा आया कि मायावती जी ने कहा कि तुम बहुत झगड़ा करते हो और कोई बोलता नहीं है। उनके बहन जी, मैं तो हक की बात कर रहा हूँ, जो माननीय कांशीराम जी ने सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, तो हम अपने हक की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत बोलते हो। तो हमके बहन जी, तुम क्या किया जाए। तो विवाद होते होते एक दौर आया कि मैंने कहा कि अब मैं पार्टी में नहीं रहूँगा। तो उन्होंने कहा क्या कर लोगे, बहुत लोग गए। हम कहे बहन जी बहुत लोग अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह हैं, आप
मालिक हम नेता हम लोगों की रही हैं। बिल्कुल। अब तो हम लोग जा रहे हैं, तो घर चले आए। आके 27 अक्टूबर 2002 को हमने पार्टी बनाई। अच्छा। पार्टी बना करके हम लोग खासतौर से भारत के उत्तर प्रदेश का एक पूर्वांचल का इलाका जो आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, चंदौली, ये 28 जिले हमने पहले गांव-गांव, डोर टू डोर संघर्ष किया। भगवान राम की तरह 14 साल क्या बात। लोगों को जगाया कि शिक्षा के प्रति, सामाजिक जीवन के प्रति जब उनमें जागृति आई तो उनको हम लोगों ने राजनीति की तरफ प्रेरित किया। तो उनमें ललक जगी कि राजनीति में जाना चाहिए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी से, उस समय वो माथुर जी प्रभारी थे वो यूपी के, तो बातचीत हुई। तो फिर समझौते हुए सरकार बनी, 4 MLA हमारे हुए। फिर मिनिस्टर बना पिछड़ा और दिव्यांग सशक्तिकरण। बीजेपी से भी आपका जो संबंध था वो नोकझोंक वाला रहा। हाँ, तो 17 के चुनाव में जब जीत के आए, सरकार बनी, तो हमारा एक सामाजिक न्याय समिति 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने का, जो जातियां नहीं पा रही हैं उनको देने की कवायद माननीय राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के CM थे 81 में, तो उन्होंने विभाजन किया था। हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। अच्छा। तो कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि 27 को 7, 9, 11 में बांट दिया जाए। तो उसी रिपोर्ट को लेकर के माननीय अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई, माथुर जी से बातचीत हुई। तो बातचीत में हुआ कि रिपोर्ट लागू किया जाएगा। फिर चुनाव जीता गया, सरकार बनी। तो सरकार को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और अमित शाह जी लखनऊ आए। 2 बार हमारी पंचायत हुई। हम अड़े थे कि नहीं, इसको लागू करने की बात आपने कहा तो करिए लागू इसको, क्योंकि समाज के हित की बात है, व्यक्तिगत मेरा कोई सवाल नहीं है। तो असमर्थता जताई तो मैंने रिजाइन दे दिया। 1.5 साल के ही अंदर हमने रिजाइन दे के हम चले गए। फिर 2022 के चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी सपा के साथ गए। फिर हम लोगों ने 6 MLA हम लोगों ने जीता। समाजवादी पार्टी 47 से 125 पर पहुंची, और जहां भारतीय जनता पार्टी 325 सीट हम साथ थे तो जीती थी, 85 सीटें उसकी कम हो गई हमारे हटने से। इस बात का एहसास बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया। तो फिर लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी तो आए, तो हमको एक सीट मिली समझौते में लड़ने के लिए। हम लोग कुछ वोट से चुनाव हार गए, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ जनता का। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और सहयोगी जो दल है उनको उतना यश नहीं मिला जितना 19 में मिला था? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि विपक्ष ने संविधान खत्म करने की बात जनता के बीच में पहुंचाने में सफल रहे। दूसरा, हालांकि जो झूठ थी, हाँ, ये खबरें झूठ की, राजनीति में झूठ ही बोल करके कांग्रेस ने कहा कि हम गरीबी मिटा देंगे। एक रेखा खींच दी गया, गरीबी की रेखा। अरे गरीबों, तुम उसके नीचे रहना, ऊपर जाने की कोशिश मत करना। तुम आवास, शौचालय, पेंशन की बात करना, लेकिन शिक्षा की बात मत करना। तुम राजनीति की बात मत करना, तुम नौकरी की बात मत करना। तो वो आज भी आवास, शौचालय, पेंशन, सड़क, पुल पुलिया के चक्कर में ही पड़ा हुआ है उसको आज भी। तो अब धीरे धीरे जागृति वही कांग्रेस से ही ना पैदा हुए, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, जो भी नेता पैदा हुए, तो वहाँ से हट के ही ना सब लोग पार्टी बना बना करके। तो ये नेताओं का जो रहा दौर, मुलायम सिंह आए, समाजवाद की दुहाई दी, लेकिन परिवारवाद में सिमट के रह गए। जो 27% आरक्षण सबको देना चाहिए, नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी जब मायावती जी सत्ता में पहली बार अच्छा रहा, दूसरी बार अच्छा रहा, तीसरी बार फिर वो भी राजनीति करने लगी, कांसीराम जी की नहीं चलने लगी। तो फिर तो ये तो नेताओं का रहा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो देखा कि लोकसभा के चुनाव में लोगों ने इसको भजाने का काम किया। दूसरा, जो देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है, उसको नकारा नहीं जा सकता। पार्टियां जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर सब कुछ पार्टियां सत्ता पाने के बाद भी कर रही हैं, सत्ता पाने के लिए भी कर रही हैं। ये सही है या गलत है? देखिए, आज की आवश्यकता है। कल तक जातियां जैसे इस देश में 6743 जाति है, जाति से लाभ लोग पाते थे तब तो ठीक था।
अब जातियां लाभ अपने जाति से लेने लगी, टिकट पा गई तो जाति का वोट पा गया, पार्टी का वोट पा गया तो एमएलए हो गया। तो इस बात को पार्टियों ने देखा कि अगर हम राजभर को टिकट दे देते हैं तो राजभर का वोट चौहान को देते हैं, पाल को देते हैं, बिंद को देते हैं, बंजारा बहेलिया को देते हैं, अर्घवंशी को देते हैं, पटेल को मौर्या को देते हैं, शाक सैनी को, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार को। तो ये कल्चर एक डेवलप किया कि जातियां जब टिकट पा रही हैं तो जातियों का वोट वो ले भी रहा है और आसपास की सीटों पर दिला भी रहा है। तो ऐसा क्रेज बड़ी तेजी से फैला। नहीं, लेकिन हिंदू समाज जो जाति जाति में बटा है तो उसका नुकसान पूरे समाज को हो रहा है, जाति जाति में एक संघर्ष निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, अब पहले जो चीजें थी समाज में अशिक्षा थी, अब समाज में शिक्षा आ गई हर वर्ग में। आप सबसे निचली पायदान पे वनवासी है, आज वो भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मिलने लगे। आज वो भी देख रहा है कि जब हमारे हित की बात आती है तब तो हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, जब राजनीति की बात आती है तब हमको हिंदू बनाया जाता है। लेकिन हिंदू का हिस्सा भी तो हिंदू को मिलना चाहिए, बिल्कुल उसका कहना है जो लोग हैं। तो कहीं न कहीं भ्रांति पैदा हो रही है। बेशक हिंदुत्व की राजनीति में वो तैयार रहता है, लेकिन जब उसके हक के साथ, हिस्सेदारी के साथ कुठाराघात होता है तो फिर वहां से वो अलग हो जाता है। जैसे यादव अलग क्यों हुआ, इस तरह हर जगह अलग अलग जातियां जब उनके हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए कुठाराघात होता है तो विभाजन होता है। एक आपको सवाल मैं पूछता हूँ कि आप एक समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो वर्ग आपको नेता मानता है, बराबर है। लेकिन बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें फिलहाल जो हो रहा है आप देख रहे हैं, और उधर के जो कट्टरतावादी है वो जब हिंदू समाज को प्रताड़ित करते हैं तो वो तो कोई जात नहीं देखते, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये चमार है, ये और किसी जाति का है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब जिहादी तत्वों से हिंदू समाज का संघर्ष होता है तब सामने वाला आपकी जात नहीं देखता, सामने वाला ये देखकर आपको प्रताड़ित करता है कि ये हिंदू है। तो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, भारत के कई इलाकों में हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या भूमिका है? देखिए, बांग्लादेश और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। और भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान है जी। संविधान के दायरे में सबको रहना है, संविधान से हट करके कोई कुछ कर नहीं सकता है। संविधान के दायरे में आप अगर उठा के देखें तो कांग्रेस की सरकार रहती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज मोदी जी की सरकार है, दंगे नहीं हो रहे हैं ना कर्फ्यू लग रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बसपा की सरकारें रहा करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। लेकिन आज कानून का राज है तो कानून को लोग अपनी मुट्ठी में लेके हट करके उससे लोग काम करते थे, बिल्कुल, जिससे विसंगतियां पैदा होती थी। आज भारत देश में इस तरह की कहीं आपको देखने को, हम अगर महाराष्ट्र की भी बात करें या गुजरात की बात करें, कहीं भी हम किसी देश के किसी कोने की बात करें तो बांग्लादेश या अन्य देशों की तुलना अगर हम भारत से करें तो भारत एक ऐसा देश है कि जहां संविधान के सामने सब लोग नतमस्तक है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ वोट एक ऐसा चीज है कि सारी खेल, सारी लड़ाई वोट के लिए हो रही है। ना यहाँ कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, सब लोग भारतीय हैं। हम सब लोग भारत के रहने वाले लोग हैं। हम लोग अपने हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए लड़ते रहते हैं। एक आखिरी सवाल करता हूँ, आपने शुरुआत बीएसपी से की, बाद में खुद की पार्टी बनाई, 2 पार्टियों से आपका गठबंधन रहा। ये अलग अलग पार्टियों से जब आप जुड़े रहे, उनके नेताओं से आपके संबंध आते रहे, जरा बताइए हर एक पार्टी की विशेषता, उनके नेताओं की विशेषता और आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, या कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में एक क्वालिटी है कि वो लीडर बनाना चाहती है, जातियों से लीडर बना करके वोट लेना चाहती है जी। और पार्टियां लोडर बना करके वोट लेना चाहती हैं। अच्छा, वो लोडर बना करके वोट लेना चाहती हैं या लीडर बना करके, जैसे हमारे यहाँ यूपी में या देश के किसी कोने में हम देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, तो वहाँ लीडर हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब एक लीडर हो गए। यूपी में केशव मौर्य जी एक लीडर हैं, बिल्कुल। ब्रजेश पाठक जी एक लीडर हैं। इसी तरह
ये लीडर बना रहे हैं। हम उनके साथ हैं तो हम लीडर हैं, हम अपनी पार्टी के लीडर हैं, हम अपना वोट उनको दिला रहे हैं, वो हमको दिला रहे हैं। लेकिन और पार्टियों में उनका प्रयास हो रहा है कि ये लोडर बन के रहें, अच्छा। लीडर ना बने। अच्छा। ये अंतर है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने। अखिलेश जी और योगी जी के बारे में कुछ बताया नहीं आपने। देखिए, अखिलेश जी हक लूटने वाले लोग हैं। अच्छा। 27% आरक्षण 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां ले रही हैं, इसको बांट करके पिछड़ी जाति में जो जातियां आती हैं सबको दिया जाए। अच्छा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकार किया। और योगी जी वो सबके लिए काम कर रहे हैं। वो महात्मा साधु हैं। साधु महात्मा वो अपने लिए नहीं करता है, बरोबर, वो देश के लिए करता है। योगी जी के 7-7.5 साल के राज की तुलना करें और अखिलेश जी की तुलना करें तो अखिलेश जी के राज में दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, तानाशाही होता था, मनमानी होती थी। लेकिन आज योगी जी की राज में आज उसमें 90% गिरावट आ गई। अच्छा। आज अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको डर सताता, कहीं योगी का बुलडोजर नहीं आ जाए, बाबा का बुलडोजर नहीं आ जाए। आज कहीं दंगा नाम नहीं है, 7.5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। लेकिन अगर अखिलेश जी की तुलना करिए तो उनके यहाँ जो आपने बांग्लादेश और भारत की तुलना किया कि वहाँ मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है तो मनोबल बढ़ा है वहाँ। तो उसी तरह सपा की गवर्नमेंट में मनोबल बढ़ता है लोगों का, अपराध करने वाले लोगों का, अपराधियों का। तो इस नाते वो लोग गुंडागर्दी करते हैं तो उस नाते दंगे होते हैं। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी करने वाले तानाशाहियों का मनोबल दबा हुआ है कि अगर तुम करोगे तो या तो जेल रहोगे, या तो ऊपर जाओगे, या तो नीचे जमीन में जाओगे। ये डर सता रहा है। ओम प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद, आप न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आए और अपनी बातें बहुत बेबाकी से रखी। आपका राजकीय कद इसी प्रकार से बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।